वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम उत्साह और अट नहीं रही है कविता को एमसीक्यू प्रश्नों के द्वारा समझेंगे। मैंने समय की बचत को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के एमसीक्यू प्रश्नों में ऑप्शन नहीं दिए हैं। मैंने प्रश्नों के सामने सीधा उनका जवाब लिखा है। इससे आप लोगों का ध्यान केवल जवाब में जाएगा और वीडियो भी लंबी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि उत्साह कविता में और अट नहीं रही है कविता में क्या बताया गया है। तो उत्साह कविता में कवि ने बादलों को बुलाया है। कवि बादलों का आह्वान कर रहा है। कवि बादलों को पुकार रहा है। वो कह रहा है बादल आओ और जमकर बरसो, क्योंकि इस धरा पर, इस धरती पर रहने वाले लोग जो हैं भयंकर गर्मी से परेशान हो गए हैं। तो कवि यहां पर बादलों को क्या कर रहा है, आह्वान, उनको बुला रहा है और बादलों से कह रहा है कि बादल तुम आओ और जमकर बरसो। क्यों बरसो? क्योंकि यहां धरती पर रहने वाले लोग और पशु भयंकर गर्मी से क्या हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, है ना। तो कवि यहां पर बादलों से यह अनुरोध कर रहा है कि वो आए, बरसे। और यहां पे बादलों को नवजीवन वाला कहा गया है। नवजीवन वाला क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर बादल है जो इन लोगों को एक नया जीवन दे सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हो गए ना अपने जीवन से। तो बादल बरस कर, बादल बारिश करके इन लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकता है, एक नए उत्साह का संचार कर सकता है। वहीं अट नहीं रही है कविता का मतलब क्या होता है? अट का मतलब होता है समा नहीं रही है। क्या चीज समा नहीं रही है? इस कविता में कवि ने जो है वसंत ऋतु की क्या की है, तारीफ की है, या वसंत ऋतु के समय की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि फागुन के महीने में जब वसंत ऋतु आती है ना, चारों तरफ क्या फैल जाती है, हरियाली फैल जाती है। आप देखते हो वसंत ऋतु में क्या होता है, चारों तरफ क्या है मतलब जो पेड़ होते हैं वो खिल जाते हैं, फूल भी खिल जाते हैं, तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। तो कवि कह रहा है कि अट नहीं रही है, मतलब क्या है, समा नहीं रही है। कहने का मतलब है वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो प्रकृति हैंडल नहीं कर पाती, मतलब तभी तो वो चारों तरफ फूटने लगती है उसकी सुंदरता। तो अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन के महीने में वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। अब हम इनके एमसीक्यू प्रश्नों के द्वारा पूरी कविता को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, उत्साह अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है? तो सबसे पहले आपको कवि पता होने चाहिए कि उत्साह और अट नहीं रही है कि कवि कौन है। तो इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, उत्साह आह्वान गीत किसे संबोधित करके लिखा गया है? मैंने आपको बताया जो ये उत्साह जो कविता है ना, ये एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब क्या होता है? इसमें किसी को बुलाया जा रहा है ना। और किसको बुलाया जा रहा है? बादल को। तो इसमें कवि ने किसको बुलाया है? बादल को। उत्साह कविता में जो है किसको बुलाया गया है, किसका आह्वान किया गया है? बादलों का। अगला प्रश्न है, कवि ने बादल का आह्वान क्यों किया है? कवि क्यों बुला रहा है बादलों को? वर्षा करने के लिए, क्योंकि लोग गर्मी से क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो कवि बादलों से क्या चाहता है कि वो बारिश करे। अगला प्रश्न है, बादलों को किसका प्रतीक माना गया है? बादलों को किसका प्रतीक माना गया है? तो बेटा बादलों को क्रांति और नवजीवन का प्रतीक माना गया। अब इसको समझो, नवजीवन का मतलब क्या है? एक तो बादल लोगों को नया जीवन देगा, क्योंकि लोग अभी तक अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं। तो एक तो बादलों को नवजीवन वाला कहा गया है। या कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो नवजीवन। और दूसरा क्रांति का। क्रांति का मतलब क्या होता है? बादल। बादल के यहां पे बेटा दो पक्ष बताए गए। जैसे आपने सिक्का देखा होगा ना, क्वाइन, उसके दो पक्ष होते हैं, हेड और टेल। तो ये क्या कह रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि बादलों के भी दो पक्ष है। एक तरफ तो वो लोगों को नया जीवन देता है, तो दूसरी तरफ वो समाज में क्रांति भी ला सकता है। क्योंकि बादल अगर कहीं पर फट गया ना, तो वो क्या है, मतलब लोगों की क्या कर सकता है, मतलब जान भी ले सकता है। ठीक है। तो यहां पे क्रांति का मतलब बदलाव से, मतलब अब ये मत समझ लेना कि इसको बादलों को नेगेटिव बताया गया है, नहीं। यहां पे वो कह रहे कि बादल के भी दो पक्ष है, वो लोगों को नया जीवन भी देता है, तो समाज में क्रांति भी लाता है, मतलब बदलाव।
तो यहां पे आप दोनों पक्षों को याद रखेंगे, इन दोनों शब्दों को। नेक्स्ट है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? तो बच्चों की। कवि कह रहे जो बादल है ना वो बच्चों की कल्पना के समान होते हैं। ठीक है। अगला है, कवि के अनुसार बादल कैसे लग रहे हैं? बच्चों के घुंघराले बाल जैसे। जैसे जब बादल आते हैं तो वो घुमड़ घुमड़ के आते हैं ना, मतलब काले काले देखा होगा आसमान में, तो यहां पे बादलों को किसके समान बताया गया है? एक तो बच्चों की कल्पना के समान, इमेजिनेशन के समान बच्चों की, और दूसरा बच्चों के घुंघराले बालों के समान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? विद्युत छवि। कवि कह रहा है, विद्युत माने होता है बिजली, तो कवि कह रहा है जो बादलों के हृदय के अंदर क्या छिपा हुआ है? बिजली की चमक छिपी हुई है। विद्युत छवि का मतलब क्या है यहाँ पे? बिजली की चमक। मैंने बताया बादल क्या कर सकते हैं? बादल क्रांति भी ला सकते हैं। अगर वो लोगों को नया जीवन दे सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो क्रांति भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे बादलों के अंदर क्या छिपा है? बिजली की चमक या विद्युत छवि। कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? संसार के लोग। आपको पता है संसार के लोग बहुत परेशान हो चुके थे भयंकर गर्मी से। संसार के लोग किससे परेशान है? भयंकर गर्मी से। अगला प्रश्न है, बादल के हृदय में क्या छिपा है? तो बादल के हृदय में जो है ये छिपा है वज्र के समान विनाश। बादल चाहे तो कभी भी विनाश भी कर सकता है, क्रांति भी ला सकता है। अगर वो लोगों को नया जीवन दे सकता है तो वो क्रांति भी ला सकता है, उसके अंदर विनाश भी छिपा है। कवि ने बादलों को किस दिशा से आने वाला कहकर पुकारा है? तो कवि ने बोला है अज्ञात दिशा, मतलब बादलों की दिशा का पता नहीं है, बादल किसी भी दिशा से आ सकते हैं, इसलिए बादलों को किस दिशा से आने वाला कहा है? अज्ञात दिशा। अज्ञात मतलब जिसका पता ही नहीं है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास का वर्णन किया है? तो इसमें कवि ने फागुन मास का वर्णन किया है और वसंत ऋतु का, मतलब फागुन के महीने में जब वसंत ऋतु आती है तो आप दोनों को याद रखोगे, फागुन मास को भी और वसंत ऋतु को भी। अगला प्रश्न है, कवि किससे आंखें नहीं हटा पा रहा है? तो फागुन मास की सुंदरता या वसंत ऋतु की सुंदरता, जो भी ऑप्शन में होगा आप देख सकते हो कि कवि कह रहा है कि फागुन के महीने में वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है ना कि मैं उससे अपनी आंखें ही नहीं हटा पाता। कवि खो जाता है प्रकृति की सुंदरता में। कब? फागुन के महीने में और वसंत ऋतु में। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार क्या अट नहीं रही है, मतलब क्या चीज नहीं समा पा रही? तो फागुन की प्राकृतिक छटा, जो फागुन के महीने की सुंदरता है ना, या जो वसंत ऋतु की सुंदरता है, या जो प्रकृति की सुंदरता है, वो प्रकृति मतलब खुद ही हैंडल नहीं कर पा रही। अट नहीं रही है का मतलब होता है समा नहीं पा रही है। क्या चीज नहीं समा पा रही? प्रकृति की सुंदरता। फागुन मास में कौन सी ऋतु आती है? तो आपको पता है वसंत ऋतु, यहाँ पे वसंत ऋतु का ही वर्णन है। और डालियां किससे लदी हुई हैं? यानी कि वसंत ऋतु में जो डालियां होती है पेड़ों की वो किससे लद जाती है? लाल और हरे पत्तों से। पूरा आपको पता है वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।